नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले वो टॉप 100 क्वेश्चन जो ट्रिपल सी परीक्षा में 100% पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो प्रीवियस मंथ में पूछे गए थे। आप ही के द्वारा, जो आप जैसे स्टूडेंट थे उन्हीं के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है और चेक करना है कि जो आप इनमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही कर पा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो उनके भी आंसर को आप कमेंट करते चल रहे हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आखिर ये कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो कंप्यूटर शब्द है, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ये वर्ड लिया गया है आपका लैटिन भाषा से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कंप्यूटर कब आया था। जो भारत में प्रथम कंप्यूटर है आखिर वो कब आया था। ये आया था सन 1956 में। कब आया था, तो सन 1956 में आईआईटी कानपुर में आया था। कब आया था, तो ये आया था सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था। विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन ए एनिएक, ऑप्शन बी यूनिबैक, ऑप्शन सी एडसैक, ऑप्शन डी है मार्क 1। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था आपका एनिएक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपकी एन की फुल फॉर्म होती है। आपको भी साथ साथ कमेंट करते चलना है, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आखिर टोटल 100 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, या इनमें से सभी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है फाइल मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, डीओएस में डायरेक्टरी देखने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है। आपके एग्जाम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड पूछे जाते हैं कि आखिर कौन सी कमांड का क्या प्रयोग होता है। पूछा गया है डीओएस में डायरेक्टरी देखने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका DIR। डायरेक्टरी को देखना चाहते हैं तो आपको DIR कमांड का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS का फुल फॉर्म क्या हो। जो MS-DOS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो जो MS-DOS होता है उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS का पूरा नाम क्या होता है, तो MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनेक्स है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर होगा लाइनेक्स। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का है, यह आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स का आविष्कार सन 1991 ईस्वी में लाइनस LINUS लाइनस टोलवार्ड द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विंडो में रन कमांड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप रन कमांड खोलना चाहते हैं, रन डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आपको विंडो के साथ 8 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। आपसे कोई भी शॉर्टकट की पूछ सकता है, तो Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+D से आप जो फॉन्ट बॉक्स खोलता है, और Ctrl+N होता है, इससे आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है। आपसे कोई भी शॉर्टकट की पूछे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप भी कमेंट कर चलिए, जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस मंथ पूछे गए हैं, स्टूडेंट द्वारा भेजे गए थे, आप जैसे स्टूडेंट द्वारा जिनका पहले पेपर हो चुका है उन्हीं के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। कोई भी यहाँ पर आपका फेक क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको टोटल 100 क्वेश्चन है। तो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो वो होती है F7। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो फॉर्मूला बार होता है आखिर वो कहाँ स्थित होता है, तो आंसर होगा जो फॉर्मूला बार होता है यह आपके जो क्या कहते हैं, जैसे सबसे ऊपर हुआ टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार और इसके नीचे आपके टूल बार आ जाते हैं और इसके नीचे आपका क्या होता है फॉर्मूला बार। तो आंसर होगा एबव ऑफ कॉलम हेडिंग। जो कॉलम की हेडिंग होती है इसके बाद क्या आएगा आपका फॉर्मूला बार आएगा और फॉर्मूला बार के बाद क्या आ जाएंगे आपके कॉलम आ जाएंगे। तो लिखा हुआ है एबव द कॉलम हेडिंग, जो कॉलम की हेडिंग होती हैं उसके ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फार्मूला को लिखने का सही सिंटैक्स क्या है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है यदि आप उसमें सही फार्मूला लिखना चाहते हैं तो सिंटैक्स क्या होता है उसका, तो उसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले आप बराबर चिन्ह लगाते हैं, इसके बाद सम लिखते हैं और उसके बाद कोष्टक को ओपन करने के बाद जो भी सेल होती है पहली सेल से जाकर उसकी रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, जो भी आपकी लास्ट सेल होती है वहाँ पर तक सेलेक्ट करके आप एंटर कर देंगे तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन बी में ही ये दिया हुआ है सम फॉर्मूले का सही सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स लिखने से पहले सबसे पहले हम बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो आपके दो ऑप्शन ऐसे ही कर जाएंगे और सम के लिए पूछा है, ऐड नाम का कोई आपका सम फंक्शन, ऐड नाम का फंक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन या डेटाबेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। स्प्रेडशीट का प्रयोग, जो स्प्रेडशीट होती है वो किस में बनाई जाती है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट बनाई जाती हैं। और जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, तो जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है वो होती है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का, दूसरा लिब्रे ऑफिस कैल्क और तीसरा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, आखिरी इनके लिए प्रयोग होते हैं। तो राइटर का प्रयोग होता है आपका, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका प्रयोग होता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है वो होता है स्प्रेडशीट के लिए। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और एग्जामिनर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे किसी का भी एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है। तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है, राइटर का होता है एक्सटेंशन नेम .odt। जो कैल्क होता है कैल्क का एक्सटेंशन नेम .ods। और जो इम्प्रेस होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस उसका एक्सटेंशन नेम होता है .odp। ये तीनों आपके एक ने आपसे एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है कि आखिर राइटर का एक्सटेंशन नेम कैल्क का या इम्प्रेस का। तो आप यहाँ देखें आप टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, किसी का भी एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है, तो आपको वहाँ पर करेक्टली बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर आप उसमें एक नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो आप कहेंगे न्यू स्लाइड के लिए हम कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे। यदि हमसे कहता है नया प्रेजेंटेशन चाहिए तो नया प्रेजेंटेशन के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। और यदि न्यू स्लाइड चाहते हैं तो न्यू स्लाइड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल एम का। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं और पुरानी फाइल जो आप पहले सेव कर चुके हैं उनको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। आपसे यहाँ पर पूछ सकता है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जैसे आप खोलते हैं वहाँ पर आपको एक स्लाइड मिलती है, आखिर उस स्लाइड का साइज कितना होता है, तो उस स्लाइड का साइज होता है 4:3 के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाइपर लिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप हाइपर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, तो हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल के। हाइपर लिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल की होती है। रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं और लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल एल का प्रयोग करते हैं। और यू से क्या होता है, यू से अंडरलाइन होता है। कंट्रोल यू से क्या होता है, तो कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट का जन्म कब हुआ। जो इंटरनेट है आखिर इसका जन्म कब हुआ और इसका जो सबसे पुराना नेटवर्क था वो कौन सा था इंटरनेट, तो आप सा नंबर ए में पूछा गया है 1969, 1972, 1980 या 1991। इंटरनेट का जन्म कब हुआ, ये हुआ था सन 1969 में, मिस 1960 के दशक में हुआ था। और जो आपका पहला नेटवर्क था वो आपका अर्पानेट के रूप में जाना जाता है। अर्पानेट का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो अर्पानेट है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी नेटवर्क। ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो इसको लिख लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है www का आविष्कार किसने किया। जो www होता है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो सन 1989 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है। जो HTTP होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IP एड्रेस कितने बिट का होता है। जो IP एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है, तो जो IP एड्रेस होता है यह टोटल 32 बिट का होता है। और IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में TCP/IP का प्रयोग किसके लिए होता है। जो TCP/IP होता है आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, और आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है। जो TCP/IP होता है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो डेटा संचार के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग होता है TCP/IP का, जो फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है नेटवर्क में हब किस लेयर पर कार्य करता है। जो हब होता है नेटवर्क में आखिर वो किस लेयर पर कार्य करता है, तो जो हब होता है नेटवर्क में वह आपकी फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। जो हब होता है आखिर वो किस लेयर पर कार्य करता है, तो वो आपकी फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। जो OSI मॉडल होता है इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं, तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो आपकी फिजिकल लेयर होती है। किस लेयर पर कार्य करता है, जो फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच किस लेयर पर काम करता है। स्विच होती है आखिर ये OSI मॉडल के किस लेयर पर कार्य करता है। जो स्विच होता है वह आपके डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। टोटल लेयर कितनी होती हैं OSI मॉडल में, तो मैंने बताया था 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो पहली लेयर होती है आपकी वो होती है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लेयर होती है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इस प्रकार टोटल आपकी 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मॉडेम का प्रयोग किसके लिए होता है। जो मॉडेम होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन के लिए, मेमोरी स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए या प्रिंटिंग के लिए। मॉडेम का प्रयोग किसके लिए होता है, तो मॉडेम का प्रयोग होता है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है जो मॉडेम होता है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। इसका मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये किसका कार्य होता है, ये आपके मॉडेम कार्य होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है, तो वो बदलता है आपका मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फुल फॉर्म पूछे तो आप फुल फॉर्म डायरेक्ट बता ही देंगे। पूछा गया है ब्राउजर का उदाहरण है निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और इनमें से सभी। तो जो आपके पूछा गया था ब्राउजर का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये सभी क्या है, ये सभी ब्राउजर हैं। जबकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। लेकिन गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। जबकि प्राप्त करने के लिए दोनों प्रोटोकॉल जो POP3 और IMAP है इनका प्रयोग होता है। जबकि भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। HTTP का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ईमेल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? जो डीएनएस होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो डीएनएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आपको यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी सरल लग रहे होंगे, वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक तो आप तैयारी कर चुके हैं और दूसरी बात ये होती है क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़कर आते हैं, आपने पेपर दिया, तो जब आप घर तक आते हैं तो आपको सिंपल क्वेश्चन याद रहते हैं कि लगभग शायद ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट वहीं पे थोड़ा बहुत हिंट ले लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्स जैसे आप निकलते हैं वहीं पर यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको कठिन वाले क्वेश्चन याद रहते हैं। लेकिन जब आप घर आ जाते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं, जो कठिन वाले होते हैं भूल जाते हैं, जो सरल वाले होते हैं वो आपको याद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने ऐसे भेजे जो बहुत कठिन क्वेश्चन भी हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा जो ट्रिपल सी एग्जाम होता है सिर्फ कठिन क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके एग्जाम में कितने सरल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे पूछा गया है डीएनएस का फुल फॉर्म, कोई क्या उम्मीद करेगा कि इतना सरल फुल फॉर्म पूछेगा? ऐसा नहीं है। जो आपका एग्जाम होता है उसमें लगभग 30 से 40% सभी पेपरों में इजी पूछ जाता है, और जो आपका 40 से 60% होता है वो आप थोड़ा हार्ड होता है, मॉडरेट कह सकते हैं उसको। लेकिन आपके एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सरल क्वेश्चन एक भी नहीं आते हैं। पूछा गया है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जब आपका एग्जाम हो जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम, तो आपको भी छोटा सा काम करना है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको भी याद करके आना है, और उसके बाद जब आप एग्जाम हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल, और आपको उसकी डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगी, तो आपको भी 4 से 5 क्वेश्चन जरूर भेजने हैं। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 में, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का कार्य कौन करता है? जो आईपी एड्रेस होता है इसको डोमेन नेम में बदलने का कार्य कौन करता है? तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का कार्य करता है डीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? जो ब्लूटूथ है आखिर ये किस प्रकार का नेटवर्क है? तो यह आपका PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आपसे इन चारों की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये चारों की फुल फॉर्म मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पहली फुल फॉर्म होती है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे आपको यहाँ पर लगा देना है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये बनता है, जो सबसे पास के लिए जो कहते हैं कि जो नेटवर्क कनेक्शन होता है, आखिर लैन का प्रयोग कहाँ होता है? तो छोटे स्थानों पर लैन का प्रयोग होता है। जैसे आपका एक कमरे में किसके अंदर किसका प्रयोग हो जाएगा? तो एक कमरे में जैसे आप ब्लूटूथ है, इसका रेंज बहुत छोटी होती है। जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो आपका ब्लूटूथ क्या होता है, वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, और जा जाएंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो लैन होता है ये थोड़ी बड़े क्षेत्रों के लिए होता है। जो आपका एक जैसे आपका पूरा ऑफिस हो गया, एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में कौन सी नेटवर्क का प्रयोग होता है? तो लैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। जो आपके मैन होता है इसका प्रयोग होता है और बड़े स्थानों के लिए, मतलब कहने का कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या थोड़ा और दूरी मिड रेंज के लिए मैन का प्रयोग होता है। और जो बैन होता है, जो बैन नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका प्रयोग होता है भौगोलिक स्तर पर। जैसे आपका सैटेलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वैन नेटवर्क का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाईफाई किस तकनीक पर आधारित है? जो वाईफाई होता है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित होता है? जो वाईफाई होता है ये हमारे रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। वाईफाई किस पर आधारित होता है? तो वाईफाई रेडियो वेव्स पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। पूछा गया है कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। बिट से बड़ा क्या होता है? नेवल होता है। नेवल से बड़ा बाइट होता है। बाइट से बड़ा क्या होता है? बाइट से बड़ा किलोबाइट हो जाता है। केबी से बड़ा एमबी हो जाता है। और एमबी से बड़ा जीबी, जिनके आपने नाम सुने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक बाइट बराबर कितने बिट के होता है? जैसे एक बाइट बराबर कितने बिट होता है? तो एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैच मेमोरी किसके बीच स्थित होती है? जो कैच मेमोरी होती है आखिर वो किसके बीच स्थित होती है? जो कैच मेमोरी होती है वह हमारे CPU और रैम के बीच स्थित होती है। कैच मेमोरी CPU और रैम के बीच स्थित होती है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ALU का कार्य क्या है? जो ALU होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो ALU का कार्य होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU का कार्य होता है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? तो वो ALU करता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल
यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन नंबर 35 में, सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आखिर सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का मस्तिष्क कंट्रोल यूनिट को, जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। लेकिन जो सीपीयू का मस्तिष्क होता है वो सीयू कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, मदरबोर्ड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो मदरबोर्ड होता है आखिर इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो मदरबोर्ड को आमतौर पर सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड, इन सभी तीनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो हार्ड डिस्क होती है आखिर वो किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, कैच या वर्चुअल? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो जो BIOS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आखिर कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, जिन्होंने 1836 ईस्वी में 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की खोज की। कब की एनालिटिकल इंजन की खोज? तो 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, माउस किसका उदाहरण? जो माउस है आखिर एक किस प्रकार की डिवाइस का उदाहरण है? आपके एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्न में से जो माउस है वो किसका उदाहरण है? माउस हो गया आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, MICR, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। जो आपको प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो पूछा गया माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस हमारी इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, प्रिंटर किसका उदाहरण है? जो प्रिंटर है आखिर ये किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर हमारी ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट में थोड़ा सा याद रखना है, इतना से याद रखना है, जिस किसी भी वस्तु से, मिस कहने का मतलब है जिससे भी हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, माउस से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इस स्कैनर हो गया, स्कैनर का मतलब होता है जैसे आपका स्कैन करते हैं तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। कीबोर्ड होता है, आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो किन के जरिए दिए जाते हैं? वो सभी इनपुट डिवाइस के जरिए दिए जाते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है, माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल वर्ड द्वारा किया गया था। और जो कीबोर्ड है इसका आविष्कार क्रिस्टल शॉकले द्वारा किया गया था। आपसे दो में से कोई पूछ सकता है। माउस का याद रखना है डगलस एंजल वर्ड, और कीबोर्ड का याद रखना है क्रिस्टल शॉकले, ये कीबोर्ड के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्लॉटर का प्रयोग किसके लिए होता है? प्लॉटर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो प्लॉटर होता है उसका प्रयोग होता है लार्ज ग्राफिंग एंड मैपिंग के लिए। जो आप बड़े बड़े ग्राफ बनते हैं, बैनर बनते हैं, वो किससे बनते हैं? तो वो आप कहेंगे प्लॉटर में बनते हैं। स्कैनर किसका उदाहरण? जो स्कैनर है आखिर ये किसका उदाहरण है? तो मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। स्कैनर है आखिर ये किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। तो आंसर होगा आपका जो स्कैनर है वह हमारी एक इनपुट डिवाइस है। पूछा गया है, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो आधार कार्ड है आखिर वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप कहें जो आधार कार्ड होता है वह हमारे UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आधार किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आधार को UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल, यूजनेट या ब्लॉग? आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय के साथ संचार करना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे हम उनसे इंस्टेंट मैसेजिंग करेंगे, मतलब आप उससे
डायरेक्ट चैट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लॉग बनाने लगेंगे, ब्लॉग बना के उसको तक भेजेंगे, इतने में समय लगेगा, लेकिन आप मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है NEGP कब लॉन्च हुआ। जो NEGP है आखिर ये कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ था सन 18 मई 2006 को। NEGP कब लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ था 18 मई 2006 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है यूपीआई पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया। जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है आखिर ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको विकसित किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है बैंक किस पर ब्याज देता है। जो बैंक होती है आखिर वो किस पर ब्याज देती है। ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं पर, तो पहले ऑप्शन तो पढ़ेंगे। ऑप्शन ए डिपॉजिट पर, ऑप्शन बी डिपॉजिट एंड लोन पर, या ऑप्शन नंबर डी लोन पर। क्या आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको ब्याज देगी, तो आप कहेंगे नहीं। क्या आप पैसे जब जमा करेंगे तब लोन देगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जब हम पैसे को जमा करेंगे तभी हमें उसका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, अन्यथा लोन का तो कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि ब्याज अपने से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है पे चेक का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। कैन ए पे चेक बी पेड। तो जो पे चेक होती है आखिर उसका भुगतान किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे उसका उपयोग, जो उसका भुगतान किया जाता है वो आपका बाय डिपॉजिटिंग इन बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया जो चेक होती है, जब जैसे कोई व्यक्ति आपको चेक देता है आखिर उस चेक की वैधता कितने दिन तक होती है। मतलब कहने का यदि आपको चेक मिला है, यदि आपने उसको इतने दिन तक नहीं भंजाया है तो आपको उसके बाद अमाउंट मिलेगा नहीं, तो वो होती है 3 महीने की। यदि आप 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपकी चेक क्या हो जाएगी, वो चेक आपकी बेकार हो जाएगी। कितना भी अमाउंट होगा वो आपकी चेक बेकार हो जाएगी, आपको दोबारा चेक बनवानी पड़ेगी। तो आंसर होगा यदि आपको चेक मिलती है तो आपको कितने दिन तक के अंदर उसको अमाउंट निकाल लेना चाहिए, तो 3 महीने के अंदर तक निकाल लेना चाहिए। तो चेक की वैधता कितने दिन होती है, तो जो चेक होती है उसकी वैधता होती है 3 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है बैंक लोन नहीं देती। जो बैंक है लोन नहीं देती है, जो बैंक है जो किस पर लोन नहीं देती। ऑप्शन ए गोल्ड, सोने पर तो लोन दे देती है, LIC पॉलिसी पर भी आपको लोन मिल जाएगा, और आपको NSC पर भी लोन मिल जाएगा। जो लेकिन लोन नहीं मिलेगा आपको लॉटरी टिकट। जो लॉटरी टिकट होता है उस पर हमें कभी लोन नहीं मिलता है। बकाया आप गोल्ड पर लोन ले सकते हैं, LIC पर ले सकते हैं, और NSC पर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको जो टिकट लॉटरी होता है इस पर आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो 50 क्वेश्चन थे वो पूरे होते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके लिए और होने वाले हैं। और साथ साथ यदि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पहला चैप्टर जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इंटरनेट, इन सभी के मैंने 150 क्वेश्चन कराए हैं। तो इनकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। प्रत्येक चैप्टर को आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मिस कहने मतलब उन्हीं 150 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर खत्म है। तो आप यदि चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ साथ यदि आप एक मैथन क्लास देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको क्या करना है, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको सक्सेस माय गोल यूट्यूब चैनल पे जाना है, और आपको वीडियो पे क्लिक करना है, और जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1100 क्वेश्चन की मैराथन, और एक क्वेश्चन 600 क्वेश्चन की मैराथन, 500 क्वेश्चन की मैराथन, ये मैराथन आप कोई भी मैराथन देख सकते हैं। ये आपकी जो 1100 वाली मैराथन है इसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन करे हैं, और दूसरी मैराथन है इसमें भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। आप किसी मैराथन को देखेंगे आपको प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कराया है। और जो आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट शुरू से मैं कर रहा हूँ, जिस वजह से आप जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, तो आपको भी इसी प्रकार से क्वेश्चन भेजने, जब आपका SSC का पेपर हो जाएगा तो आपको भी क्वेश्चन भेजने हैं, जिससे कि जो आपके आगे आने वाले छोटे भाई बहन का जो पेपर होगा उनके लिए हम थोड़ी हेल्प कर सकें कि जो पिछली बार पेपर में क्वेश्चन पूछ गए थे आखिर वो किस प्रकार के पूछ गए। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, और वीडियो के अंदर में जरूर बताना है किस टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, पूछा गया है AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है। जो AEPS का पूर्ण रूप आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पर हम थोड़ी क्वेश्चन रखे हैं ट्रू फॉल्स के, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में थे। क्योंकि जो आपका SSC एग्जाम होता है उसमें 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, और 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। ये निश्चित ही होता है, लगभग 30 से 35
30 से 40 35 इस प्रकार से जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, और लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो पूछा गया है AEPS का फुल फॉर्म आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो AEPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे कि AEPS का फुल फॉर्म आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता था, और ये उसने पूछा है कि ट्रू फॉल्स में, क्योंकि यदि आपको पूरा कंफर्म होगा तो आप जैसे कहते हैं हम ऑप्शन से लगा लेंगे, जो हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे हम उसको लगा लेंगे आंसर देखकर, कि हमें 2 वर्ड याद है, आधार लेवल बात का याद नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूरी फुल फॉर्म याद करके जानी है, क्योंकि आपसे जो फुल फॉर्म है वो ट्रू फॉल्स में ही पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है POS का अर्थ क्या है। जो POS होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जो POS अर्थ होता है इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित होता है। पहली बात तो आपसे OTP का फुल फॉर्म पूछेगा। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। इसको याद रखना है। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। आखिर ये क्यों सुरक्षित होता है, ये इसलिए सुरक्षित होता है यदि आपने एक बार OTP भेजा और आप दिया, आपने लॉगिन नहीं किया, तो आपको कुछ समय 5 से 10 मिनट की मोहलत होगी। यदि आपने उतने में लॉगिन नहीं किया तो आपको दोबारा से OTP भेजना पड़ेगा, क्योंकि OTP होता है ये आपके एक बार के लिए होता है। जैसे आपने यदि किसी चीज़ को एक बार उससे लॉगिन कर लिया है, यदि आपको दोबारा लॉगिन करना है तो आपको दोबारा से OTP भेजना पड़ेगा। आपका पुराना वाला OTP वैलिड नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं इट इज यूनिकली फॉर एवरी एक्सेस, मतलब प्रत्येक नए एक्सेस के लिए हमें एक नया OTP को जनरेट करना होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने OTP को, जो आपके मोबाइल में काफ़ी OTP आते रहते होंगे, उनको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। आपके पास मैसेज भी आते रहते होंगे, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपसे OTP मांगता है तो आपको अपना OTP कभी नहीं शेयर करना है। पूछा गया है इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है, निम्न में से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है। ऑप्शन ए बैंक इंक्वायरी, आप बैंक की इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र आप यूज करते होंगे, फ़ोन पे गूगल पे पेमेंट का कर सकते हैं, पेमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। इनमें से कौन सी मोबाइल बैंकिंग सेवा है, तो आप कहेंगे हम अपने मोबाइल में ये सभी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो RTGS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है आधार सीडिंग क्या। जो आधार सीडिंग होती है आखिर ये क्या कहलाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है। आधार सीडिंग क्या है, तो आधार सीडिंग होता है, उसका मतलब होता है कि अपने बैंक अकाउंट से आधार नंबर को लिंक करना। बैंक अकाउंट से लिंक आधार विथ बैंक अकाउंट से अपना आधार को लिंक करना, ये आधार सीडिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जब आप एग्जाम जाएंगे तो लगभग इसी वीडियो से आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा यही क्वेश्चन हम पढ़ कर आए थे, क्योंकि प्रीवियस कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। पूछा गया है भारतीय चिन्ह, जो भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था। जो भारतीय मुद्रा चिन्ह है यह आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था, यह अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। भारतीय मुद्रा चिन्ह आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैंकिंग क्षेत्र में अधिकांश संख्या में चेकों के तेज निस्तारण हेतु क्या उपयोग होता है। जो बैंक में जो अधिक संख्या में चेक आ जाती हैं उसके निस्तारण के लिए किसका प्रयोग होता है, तो MICR का प्रयोग होता है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, जो MICR का प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, तो MICR का प्रयोग होता है बैंकों में। आपसे बताया था कि MICR किस प्रकार की डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो MICR का प्रयोग होता है बैंकों में। ये आपको याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में IMPS स्टैंड फॉर, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IMPS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेट बैंकिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है। जो नेट बैंकिंग की सुविधा है आखिर वो कौन प्रदान करता है, कौन सी बैंक प्रदान करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप कहेंगे ये सभी बैंक होती हैं, ये हमें मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित अंकों के जो ATM कार्ड होता है यहाँ पर कम नहीं है, कार्ड होगा ATM कार्ड। जो ATM कार्ड, तो ATM कार्ड डेबिट कार्ड होता है, आखिर उसमें जो कितने अंकों का होता है, जो ATM कार्ड होता है आखिर वो कितने अंकों का होता है। ये क्वेश्चन
इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और यह कितने अंकों का होता है? यह होता है टोटल 16 अंकों का। एटीएम कार्ड कितने अंकों का होता है? जो एटीएम कार्ड होता है वह 16 अंकों का होता है। और जो आधार कार्ड होता है वो कितने अंकों का होता है? आप से भी इसका आंसर कमेंट करेंगे आधार कार्ड कितने अंकों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, यदि मशीन बाहरी वातावरण के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली स्वयं बदल सके तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मशीन, इंटेलिजेंस, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया था यदि मशीन बाहरी वातावरण के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली स्वयं बदल सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सामान्य भाषा कौन सी होती है? जो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की सामान्य भाषा कौन सी होती है? तो वो होती है पाइथन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है इनमें से कौन एआई का अनुप्रयोग नहीं है? निम्न में से कौन सा एआई का प्रयोग नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एआई का प्रयोग नहीं है, एआई का अनुप्रयोग नहीं है। तो ये है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एआई से और आईओटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो वर्तमान में आप क्वेश्चन देखेंगे वो किससे पूछा रहे हैं? एआई और आईओटी से भी क्वेश्चन पूछा रहे हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके 5-7 क्वेश्चन एआई और आईओटी से भी पूछ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 65 में, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का एआई एजेंट है? एआई एजेंट निम्न में से कौन है? एक सिंपल एआई एजेंट, लर्निंग एआई एजेंट, गोल्ड बेस्ट एआई एजेंट या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी वेब। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। आपने यहाँ पर देखा होगा जितने में ऑल ऑफ एबव लग रहा है तो आपका आंसर वहीं पे ऑल ऑफ एबव लग रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको भी लगे कि ऑल ऑफ एबव सी सभी सही है तभी लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने उपयुक्त सभी देखे और आप भी ऑप्शन लगा दें उपयुक्त सभी। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पर्याप्त समय आपको 1.5 घंटे मिलने वाला है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको आंसर को टिक करना है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय वहाँ पर मिलने वाला है। और ये खास बात ये हो रहती है आपको वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के 30 सेकंड मिलेगा, कम से कम 30 सेकंड, और अधिक से अधिक आपको कितने भी समय मिल सकता है। लेकिन आपको कम से कम एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड का समय व्यतीत करना ही होगा। पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अप्रोच कौन कौन से हैं? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती हैं आखिर इसके विभिन्न अप्रोच कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग, वीक, अप्लाइड या ऑल ऑफ एबव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अप्रोच होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग भी होती है, वीक भी होती है और अप्लाइड भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है इनमें से आर्किटेक्चर को सिस्टोलॉजिक एरे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? वो आपका MISD को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। पूछा गया है एक एआई एजेंट अपनी एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है? जो एक एआई होता है अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है? ऑप्शन ए यूजिंग सेंसर एंड एक्वेटर्स, ऑप्शन बी यूजिंग ओनली सेंसर, ऑप्शन सी यूजिंग ओनली एक्वेटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूजिंग सेंसर एंड एक्वेटर के माध्यम से एआई अपने एजेंट को एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है इनमें से कौन एआई की शाखा है? एआई की शाखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी है? मशीन लर्निंग, साइबर फॉरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपमेंट या ऑप्शन नंबर डी नेटवर्क डिजाइन। तो पूछा गया तो एआई की शाखा कौन सी है? तो आंसर होगा आपका मशीन लर्निंग, ये एआई की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एआई का मुख्य लक्ष्य क्या? जो एआई है आखिर इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो एआई का मुख्य लक्ष्य है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो मेन चीज़ कहने का है जो रियल वर्ल्ड है उसको सॉल्व करने का, रियल वर्ल्ड को सॉल्व करने, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का लक्ष्य किसका है? तो एआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एआई को किस पैरामीटर के आधार पर एकीकृत किया है? जो एआई है आखिर इसको किस पैरामीटर के आधार पर एकीकृत किया गया है? जो एआई है इसको बोथ फंक्शनली एंड कैपेसिटेबिलिटी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। एआई को किस पैरामीटर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसको फंक्शनलिटी और कैपेबिलिटी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 72 में, भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? जो भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के हेतु कौन सी सेवा शुरू की गई है, कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो आपकी सबसे पहले आपकी भीम शुरू की गई थी, यूपीआई, रुपे कार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? ये सभी योजनाएँ शुरू की गई हैं।
आप इन सभी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। भीम ऐप किस ऐप तकनीक पर आधारित, भीम ऐप है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? जो भीम ऐप है वह हमारे यूपीआई पर आधारित है। भीम ऐप किस पर आधारित है? तो भीम ऐप है वह यूपीआई पर आधारित है। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? जो एनपीसीआई है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनपीसीआई की स्थापना हुई थी, वो हुई थी सन 2009 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च हुआ था या कब लॉन्च हुआ था? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है यह लॉन्च हुआ था सन 2015 में। यदि आपसे पूरी डेट पूछे तो 1 जुलाई 2015। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डिजिटल इंडिया का स्लोगन क्या था? जो डिजिटल इंडिया का स्लोगन था वो था पावर टू एम्पावर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। डिजिटल इंडिया का स्लोगन क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था? तो उसका वो था पावर टू एम्पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का उदाहरण कौन सा? जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है आखिर इसका उदाहरण कौन सा है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है इसका उदाहरण आपका पेटीएम, गूगल पे, फोनपे, ये सभी आपके किसके उदाहरण है? तो ई वॉलेट के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एनपीसीआई द्वारा संचालित कौन सा एक भुगतान प्रणाली है? जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भुगतान प्रणाली है वो कौन सी है? तो आपके रुपे, यूपीआई, एईपीएस, ये सभी आपके एनपीसीआई द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बैंक को आधार खाते से जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? जो बैंक को आधार खाते से जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। मतलब कहने का यदि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होगा तो आप उसमें आप जैसे आपके पास पैसे नहीं वर्तमान में और आपको कहीं जाना है तो आप बैंक तक जाएंगे, आपको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन यदि आपके पास में जन सेवा केंद्र तो आप वहाँ से डायरेक्ट यदि आधार कार्ड लिंक है तो आप उसके माध्यम से पैसे को निकाल सकते हैं। पूछा गया है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो केवाईसी होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या? जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन मतलब डेटा को सुरक्षित करना। ये किसका कार्य होता है? ये साइबर सिक्योरिटी का कार्य होता है कि डेटा को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है फिशिंग का संबंध किससे? जो फिशिंग होता है आखिर इसका संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए है मछली पकड़ने से। ऑप्शन बी नकली ईमेल वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी से, खेल से या डेटाबेस से। फिशिंग का संबंध किससे है? जो फिशिंग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका मतलब होता है नकली ईमेल या वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उसको फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है स्पैम ईमेल क्या होते हैं? स्पैम ईमेल होते हैं आखिर वो क्या होते हैं? जो स्पैम ईमेल होते हैं वह हमारे अवांछित ईमेल कहलाते हैं। मतलब इनका ये होता है इनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता है फिर भी ये ईमेल हमारे पास आते रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्पैम ईमेल कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? जो फायरवॉल होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए। ऑप्शन बी फाइलें जलाने के लिए, वायरस हटाने के लिए या टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट की गति को बढ़ाने के लिए। तो आंसर होगा जो फायरवॉल होता है उसका कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए। किसका प्रयोग होता है? तो अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चर का प्रयोग कहाँ होता है? जो कैप्चर होता है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? जो कैप्चर होता है उसका प्रयोग होता है टू चेक टू ह्यूमन और बॉट्स। उसका मतलब होता है कि ये चेक करता है कि ये कोई कार्य किया जा रहा है वो कोई व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है या कोई मशीन द्वारा किया जा रहा है। मतलब कहने का कोई ये काम है ये मानव द्वारा किया जा रहा है या बॉट्स द्वारा किया जा रहा है। इसकी पहचान करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसकी पहचान करने के लिए कैप्चर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर क्या करता है? जो रैनसमवेयर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? जो रैनसमवेयर होता है उसका कार्य होता है डेटा को इनक्रिप्ट करके फ्रॉड मांगना। मतलब कहने का एक ऐसा मेलवेयर होता है जो पैसे मांगता है वो क्या कहलाता है? हमारा रैनसमवेयर होता है। आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर लेगा और फिर उसी डेटा को सही करने के लिए क्या मांगेगा? वो क्या आपसे फ्रॉड मांगेगा, आपसे पैसे मांगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएन का पूरा नाम क्या होता है। जो बीपीएन होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन HTTPS में एस का मतलब क्या होता है। जो HTTPS होता है आखिर उसमें जो एस होता है इसका मतलब क्या होता है, तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सिक्योर। सिक्योर मतलब सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SSL का प्रयोग किसके लिए होता है। जो SSL होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग होता है इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए। सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट, तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किसका प्रयोग होता है, SSL का प्रयोग होता है। आपसे फुल फॉर्म पूछे तो SSL की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उप शाखा कौन सी है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उप शाखा है आखिर वो कौन सी है, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो उप शाखा है वो है हमारी मशीन लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मशीन लर्निंग होती है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा से स्वतः ही सीखना। ये मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोबोटिक्स किस क्षेत्र से संबंधित। जो रोबोटिक्स हैं आखिर ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप कहेंगे जो रोबोटिक्स हैं यह हमारे AI और ऑटोमेशन से संबंधित है, मतलब AI और स्वचालन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध किससे है। जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है आखिर इसका संबंध किससे है, AI बुद्धिमत्ता परीक्षण से, कंप्यूटर मेमोरी से, ऑपरेटिंग सिस्टम से या मेटा माइनिंग से। ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध किससे है, जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है इसका संबंध होता है हमारे AI की बुद्धिमत्ता परीक्षण से ट्यूरिंग टेस्ट का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपर्ट सिस्टम का प्रयोग मुख्यतः क्या उद्देश्य। जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है मानव विशेषज्ञों की तरह निर्णय लेना। एक्सपर्ट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है मानव विशेषज्ञों की तरह निर्णय लेना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किससे संबंधित है। जो NLP है आखिर ये किससे संबंधित है, जो NLP है वह हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये हमारे मानव द्वारा कंप्यूटर द्वारा मानव भाषा की समझ, जो कंप्यूटर द्वारा मानव भाषा की समझ NLP नेचुरल लैंग्वेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चैटबॉट किस तकनीक का प्रयोग करता है। चैटबॉट होता है आखिर ये किस तकनीक पर का प्रयोग करता है। जो चैटबॉट होता है वह हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। चैटबॉट किस तकनीक का कार्य करता है, ये करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिग डेटा की विशेषता कौन सी नहीं है। निम्न में से बिग डेटा की विशेषता कौन सी नहीं है, परीक्षण, विविधता, वेग या अस्थिरता। तो बिग डेटा की विशेषता कौन सी नहीं है, तो आंसर होगा जो बिग डेटा है इसकी विशेषता आपकी वॉलेटिलिटी, अस्थिरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं आखिर इसका लाभ क्या होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं उसका लाभ होता है आपका मांग पर संसाधन, विस्तार क्षमता, लागत प्रभावी, उपयोग सभी। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं इसमें आप डेटा कहीं से भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपकी मांग पर संसाधन, आप जब भी आप मांग सकते हैं इस डेटा को, क्योंकि आप क्लाउड में डेटा सेव है। विस्तार भी आपका काफ़ी, आपको उसके लिए मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती क्लाउड कंप्यूटिंग में। लागत भी आपकी कम लगती है, और या इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है SAAS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। 3 फुल फॉर्म होती है SAAS, दूसरी होती है IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS, और तीसरी होती है PaaS। इनकी फुल फॉर्म SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। IaaS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कोई भी फुल फॉर्म पूछे तो आपको तुरंत लगा देना है, जो भी फुल फॉर्म पूछे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आईओटी का पूरा नाम क्या होता है? तो जो आईओटी होती है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि टोटल 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहती है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और छोटी सी रिक्वेस्ट एक ये भी है कि जब आपका ट्रिपल सी एग्जाम हो जाएगा तो आपको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जरूर भेजने, जब क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है, जिससे कि आगे आने वाले बच्चों को जो ट्रिपल सी पेपर होगा उनको पता चल सके कि जो हमारे पिछली बार क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।